नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज पार्लियामेंट से एक बार फिर परेशान करने वाली खबर आई। आज लोकसभा में हंगामा करने वाले विपक्ष के 49 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। पिछले 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 141 एमपीज को सस्पेंड किया जा चुका है। इनमें से 46 राज्यसभा के और 95 लोकसभा के सांसद हैं। देश की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में एक साथ इतने सांसदों को कभी सदन की कार्रवाई से बाहर नहीं किया गया। जाहिर है, विरोधी दलों ने सांसदों के सस्पेंशन को सरकार की तानाशाही का सबूत बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक सबने सरकार को जमकर कोसा। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का सस्पेंशन वाकई में हैरान करने वाला है। इस तरह के एक्शन पर सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसने सांसदों के सस्पेंशन के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया। कल्याण बनर्जी ने पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में विरोधी दलों के सांसदों के बीच खड़े होकर राज्यसभा के चेयरमैन, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, वाइस प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया। कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर विरोधी दलों के एमपीज ने ठाके लगाए और सामने खड़े होकर राहुल गांधी ने कल्याण बनर्जी की एक्टिंग का वीडियो शूट किया और इसके बाद कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इसके बाद सांसदों के सस्पेंशन के बजाय कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के कारनामे की चर्चा होने लगी। दोनों की जबरदस्त आलोचना हुई। राज्यसभा के चेयरमैन ने भी इस पर दुख जताया। कांग्रेस के नेताओं को संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान करने की नसीहत दी। जाट एसोसिएशन ने जगदीप धनखड़ के अपमान को पूरे जाट समुदाय का अपमान बताया। सरकार की तरफ से कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग की गई। इसके बाद कांग्रेस कैसे डिफेंसिव पर आ गई, राहुल गांधी की नासमझी ने कैसे विपक्षी रणनीति पर पानी फेर दिया, सरकार को एग्रेसिव होने का मौका दे दिया, इस सब की बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं आज पार्लियामेंट के बाहर क्या हुआ और फिर सदन में उसका क्या असर दिखाई दिया। असल में कल लोकसभा और राज्यसभा के 78 सांसदों का सस्पेंशन हुआ था। आज उसी के विरोध में ऑपोजिशन पार्टी के सांसद संसद भवन के गेट पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। सरकार पर लोकतंत्र हत्या के आरोप लगाए जा रहे थे। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी विरोध करने वाले एमपीज के बिल्कुल बीच में बैठे थे। अचानक कल्याण बनर्जी खड़े हुए, सबको चुप रहने का इशारा किया और इसके बाद वो सांसद से एक एक्टर बन गए। राज्यसभा के चेयरमैन की नकल उतारने लगे। जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने के लिए उनकी मिमिक्री करने लगे। वैसे तो कल्याण बनर्जी लोकसभा के एमपी हैं, राज्यसभा में वो नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने संसद परिसर में खुलेआम राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। कल्याण बनर्जी की एक्टिंग पर विरोधी दलों के सांसदों ने तालियां बजाई, ठाके लगाए। Mr. Rai, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. I get. What's understand? My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. I understand it. My spine is twisting. My spine is very straight. Very straight. I am so tall. I am so tall. My spine is so straight. जैसा वीडियो में आपको दिख रहा होगा, राहुल गांधी भी वहां खड़े थे। राहुल ने कल्याण बनर्जी की मिमिक्री का पूरा मजा लिया।
और थोड़े उत्साह में आ गए। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कल्याण बनर्जी की एक्टिंग का वीडियो बनाने लगे। इससे आपने देखेगा होगा कि कल्याण बनर्जी का हौसला और बढ़ गया। वो राहुल की तरफ मुखातिब हुए और फिर जगदीप धनखड़ का और मजाक बनाया। राहुल गांधी के बगल में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी खड़े थे। आरजेडी के मनोज झा खड़े थे। थोड़ी दूर पर कार्ति चिदंबरम दिखाई दे रहे थे। सांसदों की भीड़ में कांग्रेस के मणिकम टैगोर और गौरव गोगोई जैसे तमाम नेता शामिल थे। कल्याण बनर्जी जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहे थे, राहुल वीडियो बना रहे थे और विरोधी दलों के नेता तालियां बजा रहे थे। How many cases you know? I've done in Supreme Court. I've done in कल्याण बनर्जी की हरकत का वीडियो राहुल गांधी के अलावा 2 और एंगल से भी शूट किया गया था और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इसके बाद वीडियो राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी देखा और जैसे ही दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो जगदीप धनखड़ ने कल्याण बनर्जी की हरकत पर हैरानी और दुख प्रकट किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सियासत में भी एक मर्यादा होती है, लेकिन निचले स्तर की भी कोई हद होती है। लेकिन आज तो सारी हदें टूट गई। जिस वक्त राज्यसभा के चेयरमैन ये बात कह रहे थे, उस वक्त भी विरोधी दलों के सांसद हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। इसलिए जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को एड्रेस करते हुए कहा, आज आपकी पार्टी के नेता जिस तरह उनका मजाक उड़ाने की घटना की वीडियोग्राफी कर रहे थे, उसे देखकर अब वो ये कहने को मजबूर है कि गिरने की कोई सीमा नहीं होती। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. A senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. करीब 12 बजे चेयरमैन जगदीप धनखड़ के इस बयान के बावजूद राज्यसभा में जब नारेबाजी और हंगामा जारी रहा तो उन्होंने सदन की कार्रवाई को अडजन कर दिया। लंच के बाद जब दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर से इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने पी चिदंबरम का नाम लेकर उनसे कहा कि उनका व्यक्तिगत अपमान किया जाता तो नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन चेयर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चेयरमैन ने कहा वो किसान परिवार से आते हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए उनका अपमान पूरे समुदाय का मजाक उड़ाना है। We had the occasion to see the lowest level. Mr. Chidambaram is here. Mr. Chidambaram, you are a very senior member. Imagine what must be going through my heart when your senior leader videographs a member parliament mocking the institution of chairman. As an individual, take on me. Don't take on my background as a farmer. Don't take it background as a community member. Institution of chairman has been ravaged, and that too by a political party that has gone for so long. A member parliament, senior one, videographing of another member. For what? I had suffered, I tell you. On Instagram, Mr. Chidambaram, your party put a video
which was withdrawn later on. That was shame to me. You used Twitter, official handle of the spokesperson, to demean me, insult my background as a farmer, insult my position as a jat, insult my position as chairman. Sir, these are two serious issues. हैरानी की बात यह कि जब राज्यसभा के चेयरमैन ने कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी की हरकत की आलोचना की तो विरोधी दल के किसी नेता ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, कोई नहीं बोला। लेकिन सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, उपराष्ट्रपति जाट समुदाय से आते हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और कांग्रेस के नेता हमेशा इनका अपमान करते रहते हैं। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस की मानसिकता आदिवासी और ओबीसी विरोधी है। प्रहलाद जोशी ने कहा, विपक्ष को इस मसले पर राज्यसभा के चेयरमैन से माफी मांगनी चाहिए। वो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट को अपमानित करने का काम किया, ये सही है क्या? हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। सर, इतने ओवरऑल इतना ही दिखाता है, इनका मनसा इतना है। दिस शो दैट देयर पार्टी एटीट्यूड इज अगेंस्ट किसान, अगेंस्ट ट्राइबल, अगेंस्ट जाट एंड मेंबर हु इज होल्डिंग द सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये बहुत गलत तरीके से आज पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ड्रामा अनफोल्ड हुआ है सर। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन गठबंधिया अलायंस के जो लोग हैं, आप लोगों को माफी मांगना चाहिए चेयर से। आप मिमिक्री करते हैं और तृणमूल का भी एटीट्यूड यही है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का। इसीलिए सर, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस एंड इफ यू हैव सेंस ऑफ if something good sense prevails in you, you should apologize in this house on behalf of those members. जैसा मैंने आपको बताया, राहुल गांधी की इस हरकत पर विपक्ष पूरी तरह खामोश हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कांग्रेस के एक सीनियर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कल्याण बनर्जी की हरकत की आलोचना की। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि उपराष्ट्रपति का इस तरह मजाक उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद को सड़क छाप बनाने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। जो आचरण टीएमसी के सांसद ने किया है, भारत के उपराष्ट्रपति का मखौल बनाना, मजाक बनाना, उनकी बेइज्जती करना, इससे पूरे देश के लोकतंत्र का सर शर्म से झुक गया है। संसद नौटंकी की जगह नहीं है, संसद कोई ड्रामेबाजी की जगह नहीं है। विरोध करने के अपने तौर तरीके हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना, उपराष्ट्रपति की तौहीन करना, उपराष्ट्रपति को बेइज्जत करना, मुझे लगता है कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। प्रमोद कृष्णन ने सही कहा, पार्लियामेंट नौटंकी करने की, ड्रामा करने की, मिमिक्री करने की जगह नहीं है। कल्याण बनर्जी ने जो किया वो किसी भी नजरिए से सही नहीं है। संवैधानिक मर्यादा के लिहाज से, संसद के नियमों के हिसाब से, संवैधानिक पद की गरिमा के पैमाने से और राजनीतिक मर्यादा की नजर से किसी भी तरह से कल्याण बनर्जी की हरकत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी तो खुद को बड़ा नेता मानते हैं। क्या राहुल गांधी को चेयरमैन या स्पीकर के पद की गरिमा के बारे में जानकारी नहीं है? राहुल गांधी को तो कल्याण बनर्जी को रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बनर्जी को रोकने के बजाय वीडियो बनाकर उसे सर्कुलेट कर दिया। ये राहुल की नासमझी का सबूत है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या करते हैं और जो करते हैं उसका क्या असर होता है। कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी की इस हरकत का सबसे बड़ा नुकसान ऑपोजिशन को हुआ। विरोधी दल बड़ी संख्या में सांसदों के सस्पेंशन को मुद्दा बना रहे थे, सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे थे। लोगों की सहानुभूति विपक्ष के साथ हो सकती थी, लेकिन
इस हरकत ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अब सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा पीछे रह गया और बीजेपी के नेताओं को यह मांग करने का मौका मिला कि कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी को हर हालत में राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इसके बाद भी विरोधी दलों के नेता सांसदों के सस्पेंशन के इशू पर सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। क्योंकि कल तक राज्यसभा और लोकसभा के 92 सांसद सस्पेंड हो चुके थे, इसलिए आज ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की पूरी तैयारी करके पहुंचे थे। बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड सब कुछ तैयार किया गया था। सदन में आज हंगामे की पूरी तैयारी थी। वो सारे इंतजामात थे जिनके कारण कल राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को सस्पेंड किया गया था। विपक्ष की तैयारी देखकर लगा जैसे ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स ये तय करके आए थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सांसदों का सस्पेंशन हो। विरोधी दलों के नेता जो बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, जिसमें मोदी के ऊपर जिप लॉक लगाया गया था। तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या बंद करो जैसे नारे लिखे हुए थे। ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स ने पहले सदन के बाहर प्रोटेस्ट किया और इसके बाद सदन में भी नारे लगाए, प्लेकार्ड लेकर हंगामा किया। स्पीकर ने कई बार सांसदों को रोका और इसके बाद भी जब हंगामा बंद नहीं हुआ तो सरकार की तरफ से 49 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, 3 राज्यों के चुनाव में जनता ने विपक्ष को सबक सिखाया है, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे और बार बार प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ, इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में, उस राज्यों से भी इन लोगों को फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ। पूरा सदन इसको खंडन करते हैं सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर। आज लोकसभा से जिन 49 एमपीज को सस्पेंड किया गया, उनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सूले, मनीष तिवारी, डिंपल यादव, शशि थरूर, एसटी हसन, कार्ति चिदंबरम और दानिश अली जैसे कई बड़े और अनुभवी एमपी शामिल थे। चूंकि अब तक दोनों सदनों से विपक्ष के 141 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है, इसलिए विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर अपलोड की, जिसमें पूरी संसद को खाली दिखाया गया है और सदन में अकेले मोदी खड़े हैं। कांग्रेस ने इसके साथ कैप्शन लिखा, डरपोक राजा। इस तस्वीर में कई एमपीज को दिखाया गया है और विपक्ष की तरफ से पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्ट किया गया। इस प्रोटेस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह समेत विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता शामिल हुए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस हमेशा लोकतंत्र के खिलाफ रहा है। बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। दिग्विजय सिंह सरकार की तुलना हिटलर से करने लगे। उन्होंने कहा, हिटलर के जमाने में जो जर्मनी में हुआ था, वही आज हमारे देश में हो रहा है। जिस संस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसे
लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब लोकतंत्र उनके संगठन में नहीं है तो फिर यहाँ कैसे उनको मंजूर होगा? ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी न रहे उसको बदनाम करने के लिए है। एक दूसरा, यदि आप पैरेलल देखें तो हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया था। वो संसद में चुनकर आया था, सरकार बनाई थी कोalition की और धीरे धीरे उन्होंने संसद को बदनाम करने के लिए, संसद जल गई उस समय, किसने जलाई वो नहीं मालूम। अब इस संसद को इररेलेवेंट बनाने के लिए ये सारी प्रक्रिया है कि संसद को डिस्कशन में क्या होता है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का नाम भी सस्पेंडेड सांसदों की लिस्ट में है। रामगोपाल ने कहा उन्होंने न तो नारे लगाए न हंगामा किया, फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि इस सरकार को संसद में विपक्ष नहीं चाहिए और बिना विपक्ष के संसद या लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। आपको लगता है कि आपने जो काम किया उसके लिए सस्पेंशन होना मैंने कौन सा काम किया था? मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो। लेकिन अब किया तो चेयरमैन, और चेयरमैन का जो आदेश है वो तो हमें मानना ही होगा। विरोधी दल संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में होम मिनिस्टर अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि पार्लियामेंट प्रीमाइसेस स्पीकर के अंडर आता है। स्पीकर मामले की जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद स्पीकर पूरी जानकारी देंगे और अगर जरूरी होगा तो सरकार बयान देगी। लेकिन विपक्ष जांच रिपोर्ट का इंतजार करने के बजाय इस मामले पर राजनीति कर रहा है। सरकार के इस तर्क पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, संसद की सुरक्षा दिल्ली पुलिस करती है और दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसलिए अमित शाह को सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए। इस मांग में गलत क्या है? वो कह रहे गृह मंत्री का जवाब नहीं बनता है, जो क्योंकि संसद की सुरक्षा का मामला वो संसद स्पीकर के विशेष अधिकार में आता है। और मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। लोकसभा से तो आज 49 एमपीज को सस्पेंड किया गया, लेकिन राज्यसभा से आज किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। और मजे की बात यह है कि इस बात से विरोधी दलों के सांसद नाराज हो गए। जया बच्चन ने तो कहा, कल तो सांसदों को बिना किसी बात के सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन आज जब वो अपनी सीट पर खड़ी होकर नारे लगा रही थी तो उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जो लोग वेल में गए उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं हुआ। जब जया बच्चन ने कहा कि जब उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया तो उन्होंने खुद ही सदन से वॉकआउट कर दिया। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या? हमारे ऑपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया, आज जो वेल में गए उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं? सो व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ जस्टिस? आई वांट टू नो। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं कि आज हम आप लोगों का देख लेंगे कि सहन शक्ति कितनी है, 11 बजे तक हाउस चलाएंगे। इस तरह की भाषा कभी किसी ने प्रयोग किया? नहीं किया। मुझे तो 18 साल हो गए, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। हम बोलते जा रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं। एंड इन सॉलिडारिटी with all our MPs who were dismissed yesterday, and with this unfair judgment of not dismissing the members who were in the well today, we walked out of the house. मुझे लगता है 141 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर देना,
इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड करना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। विपक्ष के सांसदों ने आज राज्यसभा और लोकसभा में जिस अंदाज में नारेबाजी की, जिस तरह से हंगामा किया, उससे साफ लग रहा था कि ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स ये रणनीति बनाकर आए थे कि किसी भी तरह उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाए, जिससे विपक्ष इल्जाम लगा सके कि सरकार ने पार्लियामेंट को विपक्ष विहीन कर दिया। विपक्ष की आवाज संसद में बंद कर दी गई। हालांकि लोकसभा में विरोधी दल की इस रणनीति में थोड़ी कामयाबी मिली। वहां स्पीकर ने विपक्ष के 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन राज्यसभा में आज चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बहुत सब्र से काम लिया। विरोधी दलों के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की, वेल में आए, लेकिन धनखड़ ने आज किसी को सस्पेंड नहीं किया। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई जारी रखी। हालत यह होगी कि नारेबाजी से थककर आखिरकार विरोधी दलों के मेंबर्स खुद ही सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद सरकार की तरफ से पेश किए गए 2 बड़े विधेयक सामने आए। ये ऐसे बिल हैं जिनका असर देश के हर नागरिक पर होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड पूरी तरह बदल जाएगा। ऐसे बिल अगर विपक्ष की चर्चा और सहयोग के बगैर पास हो गए तो यह अच्छा संकेत नहीं है। बेहतर होता विपक्ष थोड़ा संयम दिखाता, नारेबाजी के बजाय चर्चा में हिस्सा लेता और सरकार भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाती। होम मिनिस्टर अगर एक छोटा सा बयान दे देते, जो बात उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर कही वही बात सदन के स्टेटमेंट में कह देते, तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती, रास्ता निकल आता। लेकिन दोनों पक्ष अड़े हुए हैं और इससे नुकसान आम जनता का हो रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का हो रहा है, हमारी संसदीय परंपराओं का हो रहा है, जो अच्छा नहीं है। हालांकि सांसदों के सस्पेंशन का बड़ा असर आज विरोधी दलों के अलायंस की मीटिंग में भी दिखाई दिया। सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा हुई। सांसदों के सस्पेंशन पर एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें सरकार के रवैये की आलोचना की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि विरोधी दलों के खिलाफ सरकार के रवैये की पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा, मिलकर आवाज उठाई जाएगी। सांसदों के सस्पेंशन पर तो मीटिंग में प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन जिन सवालों के जवाब खोजने के लिए आज इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, उस पर न तो कोई फैसला हुआ, न कोई रेजोल्यूशन पास हुआ। इंडिया अलायंस की मीटिंग में 28 पार्टियों के नेता मौजूद थे, लेकिन नेताओं ने जो बातें पटना में हुई पहली मीटिंग में कही थी, वही चौथी मीटिंग के बाद आज कही। आज सिर्फ एक डेवलपमेंट हुआ। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को टेंशन में डालने वाली एक चाल चल दी। ममता ने मीटिंग पर प्रस्ताव रख दिया कि मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद के लिए विरोधी दल की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट किया जाए। ममता की बात सुनकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, सीताराम येचुरी और अखिलेश यादव जैसे नेता सख्ती में आ गए। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद लालू ने खुलकर ममता के प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर की। नीतीश भी नाराज हो गए, इसलिए ये दोनों नेता मीटिंग से जल्दी निकल गए। हालांकि बाद में खड़गे ने बात संभाली। उन्होंने कहा कि एमपी होंगे तो पीएम बनेंगे, इसलिए पहले एमपी तो जुटा लें, इसके बाद पीएम कौन होगा इस पर बात करेंगे। खड़गे ने कहा कि गठबंधन का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद किया जाएगा। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे को चिंता है जीतने की, और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला। ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है।
3 घंटे की मीटिंग के बाद जब विरोधी दलों के नेता बाहर निकले तो ज्यादातर नेताओं ने अंदर क्या बात हुई इस पर बोलने से इनकार कर दिया। जो नेता बोले उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सब बढ़िया चल रहा है, रणनीति तैयार है, जल्दी ही कॉमन पब्लिक मीटिंग शुरू हो जाएंगी। जब उनसे पूछा गया क्या ममता ने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, तो सीताराम येचुरी ने कहा, मीटिंग में जो लोग थे उनमें से तो किसी ने ऐसी बात नहीं सुनी, पता नहीं आप लोग कहां से मनगढ़ंत सवाल ले आते हैं। कैसे होगी, स्टेट लेवल पे कैसे होगी? आप चिंता मत कीजिए, बहुत काफी चुनाव से काफी पहले तय हो जाएगी। यार ये आप कैसे देखते हैं इसको? कौन प्रपोज किया? ममता जी ने, जानकारी आ रही ममता जी ने। आपसे हम तो ममता जी ने को चेहरा यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब दीजिए। असल में सीताराम येचुरी जानबूझकर या तो झूठ बोल रहे थे या इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि ममता ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, क्योंकि येचुरी के बाद एमडीएमके के नेता वाइको मीटिंग से निकले। उन्होंने बताया ममता ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। एवरीथिंग जनवरी में होगा। सर, ममता बनर्जी के प्रस्ताव को किस किस ने मंजूरी दी, किस किस ने बोला मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम पोस्ट के लिए? या किस किस ने उस पे सहमति दी सर, किस किस ने सपोर्ट किया उस प्रपोजल को? देयर वाज नो अपोजिशन टू दैट सजेशन, शी सजेस्टेड। ओके और पीएम पोस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे क्या सजेस्ट किया ममता जी ने, आप एक बार बता दीजिए एक लाइन में। खड़गे शुड बी द पीएम, खड़गे शुड बी द कन्वीनर और द पीएम फेस। सर, खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस। पीएम बोला है। पीएम फेस। तो वाइको ने तो साफ साफ कह दिया कि खड़गे पीएम फेस बने, ये ममता बनर्जी ने सजेस्ट किया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि खड़गे ने इस मुद्दे को फिलहाल ये कहकर टाल दिया कि पहले एमपीज को जिताने का इंतजाम करें, फिर पीएम पर बात करेंगे। लेकिन सवाल है कि एमपीज को जिताने का जुगाड़ तो तब होगा जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। पता यह लगा कि इस मामले में भी ममता ने खुलकर बात की। ममता ने साफ साफ कहा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और देर नहीं होनी चाहिए, दिसंबर के आखिर तक या जनवरी के पहले हफ्ते तक सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा। ज्यादातर पार्टियों ने इस पर सहमति जताई। कांग्रेस को अंदाजा था कि इस मुद्दे पर बात होगी, इसलिए कांग्रेस ने आज मीटिंग शुरू होने से पहले ही एक अलायंस का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और मुकुल वासनिक समेत कुल 5 मेंबर शामिल हैं। फिर मीटिंग में फैसला हुआ कि गठबंधन में शामिल पार्टियां अपनी अपनी कमेटियां बनाएंगी। कमेटी के नेता सीट शेयरिंग पर बात करेंगे, फैसला करेंगे। अगर कहीं दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो पार्टियों के बड़े नेता मिलकर रास्ता निकालेंगे और जनवरी के आखिर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी। सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। खड़गे की पूरी बात सुनकर यह पता चला कि आज की मीटिंग में
न तो गठबंधन के चेहरे पर फैसला हुआ, न सीटों का बंटवारा हुआ, न कोई फॉर्मूला निकला। तो सवाल है कि 3 घंटे की मीटिंग में आखिर हुआ क्या? इसका जवाब भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया। खड़गे ने कहा जल्दी ही गठबंधन के सभी नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। कम से कम 8 बड़ी पब्लिक मीटिंग्स होंगी जिसमें गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता शामिल होंगे। ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया। सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए, किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। हालांकि विरोधी दलों के सारे नेताओं को एक मंच पर लाना, उनके भाषण करवाना मुश्किल काम नहीं है। परेशानी यह है कि पहली मीटिंग कहां हो। नीतीश कुमार, लालू यादव चाहते हैं कि पहली मीटिंग पटना में हो। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि ये मीटिंग या तो नागपुर में हो या फिर बेंगलोर में हो। और लालू यादव को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को यह बात पसंद नहीं आई। ये तीनों मीटिंग से सबसे पहले निकले, किसी से कोई बात नहीं की और बाद में यह भी पता चला कि ये सारे नेता ममता बनर्जी के उस प्रस्ताव से भी नाराज है जिसमें उन्होंने खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रपोज किया था। रामगोपाल यादव ने भी मीटिंग से बाहर निकलने के बाद कुछ कहने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने जरूर बात की, कहा सब ठीक ठाक है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो व्यवहार किया वो पुरानी बात है, फिलहाल आगे बढ़ने का वक्त है और लोकसभा चुनाव में सब मिलकर मोदी को हरा देंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती। तो आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। बड़ी बात यह कि जो लालू यादव मीटिंग के लिए कल सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे, पटना एयरपोर्ट पर जिन्होंने दावा किया था कि सब बढ़िया होगा, मोदी को मिलकर हराएंगे, दिल्ली पहुंचकर फिर उन्होंने कहा कि सारे फैसले आज हो जाएंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आज मीटिंग से पहले जो लालू जोश में दिखे थे, मीटिंग के बाद खामोशी से निकल गए, कुछ नहीं बोले। और लालू की खामोशी बहुत कुछ बयां करती है। हकीकत है कि लालू चाहते थे आज की मीटिंग में नीतीश कुमार को या तो गठबंधन का कन्वीनर बना दिया जाए या उन्हें अलायंस का चेहरा डिक्लेयर कर दिया जाए। जेडीयू के नेता इसी उम्मीद में आए थे।
आज सुबह पटना में नीतीश कुमार को विरोधी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले होर्डिंग और बैनर भी लगा दिए गए थे। इन होर्डिंग पर लिखा गया था कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक विपक्ष चाहिए, एक नीतीश चाहिए। जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने सुबह कहा था, पटना में जो पोस्टर्स लगे हैं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का रिफ्लेक्शन है। केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार ही सभी ऑपोजिशन पार्टीज को साथ लाए हैं। नीतीश अनुभवी हैं, उनकी छवि बेदाग है, तो उनका नाम आगे बढ़ाने में क्या बुराई है। केसी त्यागी ने कहा, जो फैसला होना है वो जल्दी हो, क्योंकि इतनी स्लो स्पीड से मोदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए गए हैं वो समूचे विमर्श का और विपक्ष का इस समय स्लोगन बन गया है। लिहाजा उसी निश्चय को दोहराने के लिए इस प्रकार के पोस्टर के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बगैर एकताबद्ध हुए, बगैर इकट्ठा हुए, बगैर एक सुनिश्चित कार्यक्रम के अभाव में पराजित नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही मजबूत पार्टी हो चुकी है। नीतीश की उम्मीद आज पूरी नहीं हो पाई तो बीजेपी ने इस पर कमेंट किया। सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा, पलटी बार नीतीश कुमार, फिर खाली हाथ, माया मिली न राम। और इसके बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि विरोधी दलों के नेता सिर्फ फोटो सेशन के लिए इकट्ठा हुए थे, फोटो खींची और पिकनिक खत्म। कुछ नहीं था, फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का, गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। वो बस खाओ पियो, फोटो खिंचाओ, जाओ। मेरी जानकारी यह है कि ऑपोजिशन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का ओरिजिनल आइडिया अरविंद केजरीवाल का था। आज केजरीवाल ने ममता बनर्जी से बात की, उनसे यह नाम सजेस्ट करने को कहा। केजरीवाल और ममता दोनों को लगता है कि राहुल गांधी को अगर फोर फ्रंट पर रखा गया, उनको अगर गठबंधन के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया तो इसका भारी नुकसान होगा और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाएगी। लेकिन इन दोनों को लगता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो एक दलित और एक अनुभवी नेता का चेहरा सामने होगा, जिसे काउंटर कर पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस ने इस आइडिया को पैदा होने से पहले ही दफन कर दिया। चुनाव से पहले ही राहुल की दावेदारी पर ताला लगाना कांग्रेस को सूट नहीं करता। इसलिए अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, दावेदार कौन होगा, इस पर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं होने दिया। लालू की प्रॉब्लम अलग है। वो चाहते हैं कि अलायंस में नीतीश कुमार लीडर बने, पटना छोड़ें, दिल्ली आए, ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी के लिए खाली हो जाए। पर 4 मीटिंग्स हो चुकी, लालू कुछ करवा नहीं पाए। वो इस बात को लेकर परेशान भी हैं। अगर आज की अलायंस की मीटिंग को देखें तो कुल मिलाकर कुछ खास नहीं हुआ। ज्यादातर बातें वही हुई जो पटना की पहली मीटिंग में हुई थी। मैंने कल ही आपसे कहा था कि पार्लियामेंट में सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा मोदी विरोधी अलायंस की मीटिंग को डिरेल कर देगा, और आज यही हुआ। मीटिंग में ज्यादातर चर्चा सस्पेंशन और मोदी के तानाशाही के रवैये की हुई। न तो लीडरशिप पर फैसला हो पाया, न सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला निकल पाया। बस यही कहा गया कि मोदी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, मिलकर सभाएं करेंगे, मोदी को हराने के लिए कैंपेन करेंगे। लेकिन इन नेताओं को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मोदी किस दिशा में कितना आगे निकल चुके हैं। ऑपोजिशन पार्टीज मीटिंग से पहले ही आज बीजेपी ने ट्विटर पर एक फिल्म का वीडियो अपलोड किया, विरोधी दलों की रणनीति पर तीखा कमेंट किया। इस वीडियो में इनकलाब फिल्म का एक सीन दिखाया गया है और इसके साथ कैप्शन में लिखा गया, आज इंडिया अलायंस की मीटिंग में क्या होगा।
हालांकि फिल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, ये डायलॉगबाजी होती है, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशंस आज के हालात से मिलती जुलती दिखाई देती हैं। लोगों को ये देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है। राजनीति में मैसेजिंग का बहुत महत्व होता है और इस तरह के वीडियो जब जारी होते हैं तो उनसे मैसेज दिया जाता है और आज बीजेपी ने यही किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों का मैसेज क्लियर है। जनता बड़े बड़े वादों पर यकीन नहीं करती, जो लोग उसके साथ खड़े होते हैं, जो काम करते हैं, उन्हीं को सपोर्ट देती है। मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में जबरदस्त काम हुआ, इसका असर दिख रहा है। अब पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाएं और सरकार के कामों के बारे में जनता को बताएं। आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में मोदी ने कहा उन्हें पूरा भरोसा है कि चुनाव के बाद जब फिर संसदीय दल की मीटिंग होगी तो बीजेपी के सांसदों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। मोदी ने कहा विरोधी दलों की एकता का मकसद मोदी को हटाना है, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य भारत का विकास है। मोदी ने कहा कि जनता सब देखती है, सब समझती है, इसलिए हर चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करती है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। ये सोच का अंतर है। तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष के लोगों को मालूम है कि उनको विपक्ष में ही बैठना है, इसलिए अपने चाल, चिंतन और सोच में कोई बदलाव नहीं कर रहे। उनकी संख्या और छोटी होने वाली है, इसलिए उनका पूरा व्यवहार, आचरण भी उसी प्रकार का है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2024 के लिए मोदी का प्लान क्लियर है। मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी की नीति, नियत, नेतृत्व और ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी ने अपने एमपीज को यह बताया कि उन्हें मोदी की गारंटी की गाड़ी को लोगों तक पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है। लोगों को मोदी सरकार के काम बताने हैं, उदाहरण देकर समझाना है कि गरीबों के लिए घर बनाए, गरीबों को मुफ्त अनाज पहुंचाया, रेलवे और सड़कों का कायाकल्प किया। ऐसे उदाहरण देकर यह बताना है कि मोदी ने यह सब करके दिखाया। मोदी ने यह भी समझाया कि बीजेपी का एजेंडा आर्टिकल 370 हटाना था, राम मंदिर बनाना था, काशी विश्वनाथ और महाकाल का स्वरूप बदलना था, और ये सारे काम मोदी के शासन में हो पाए और इसी के दम पर लोगों से वोट मांगे जाएं। हालांकि विरोधी दल इन सब बातों को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि मोदी की जीत इसलिए होती है क्योंकि बीजेपी के पास मजबूत संगठन है, चुनाव लड़ने के लिए भरपूर पैसा है और सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। प्राइवेटली मोदी विरोधी मोर्चे के लोग ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ताकतवर लीडर हैं, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मोदी से लड़ने के 2 फार्मूले हैं। एक, राहुल गांधी का तरीका कि मोदी की इमेज खराब करो, मोदी को तानाशाह कहो, झूठा कहो, चोर कहो, अडानी का दोस्त बताओ। दूसरा फार्मूला लालू यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे नेताओं का है। अगर मोदी को हराना है तो हर सीट पर ऑपोजिशन का एक उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है, न तो मोदी की इमेज पर कोई डेंट लग पाया है और ना ही एक सीट पर एक उम्मीदवार का कोई फॉर्मूला निकल पाया है। मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी हाईकमान ने फिलहाल
मिशन 2024 को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी है। शिवराज चौहान लोकसभा इलेक्शन की तैयारी के लिए उन राज्यों में जाएंगे जहां फिलहाल बीजेपी की स्थिति कमजोर है। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद शिवराज सिंह आज पहली बार दिल्ली आए। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मीटिंग के बाद शिवराज ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष ने उनके साथ नई जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा की। फिलहाल उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनने को कहा है और इस यात्रा में वो दक्षिण भारत में भी जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है, तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। मैं कहां रहूं ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में शिवराज सिंह जहां भी गए उनके लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी। वो 17 साल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। जाहिर है उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजनाएं लागू की, उसकी वजह से बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी उनसे मिलने आईं। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में ये लोकप्रियता पार्टी को परेशान भी कर सकती है, नए मुख्यमंत्री को असहज कर सकती है। नए मुख्यमंत्री को जमने में वक्त लगेगा। लगता है इसीलिए नड्डा ने शिवराज सिंह को दिल्ली बुलाया। उन्हें नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी जिम्मेदारी जिससे ज्यादातर उन्हें मध्य प्रदेश से बाहर रहना पड़े।